Hi students, good morning everyone. How are you all? कैसे हैं आप सब? All good, all well. बच्चों एग्जाम्स पास में आ रहे हैं. आई होप तैयारी पक्की हो रही है. Right. And बच्चों with exams, with the final exams, you will be taking the most important decision of your life. आप सब लाइफ का सबसे important decision लेने वाले हैं. चूजिंग दी स्ट्रीम फॉर क्लास 11. कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है? मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स. तो बच्चों ये डिसीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड लेट मी टेल यू दिस डिसीजन शुड बी प्योरली योर्स. बच्चों ये द अल्टीमेट डिसीजन आपका होना चाहिए. ऑल्दो सबके डिसीजंस को, ओपिनियंस को कंसिडर करना है, मम्मा पापा के ओपिनियंस को कंसिडर करना है, टीचर्स जो आपके क्लोज टीचर्स है उनके ओपिनियंस को कंसिडर करना है, और बच्चों रिलेटिव जिनके डिसीजन को आप रिस्पेक्ट देते हैं उनके ओपिनियंस को आपने कंसिडर करना है. बट बच्चों द डिसीजन हैज टू बी अल्टीमेटली योर्स एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट. आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं और आपका कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, उस बेसिस पे बच्चों ये डिसीजन होना चाहिए. राइट. सो बच्चों अगर आप वो इंटरेस्ट जो आपका इन सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप उसको चूज करेंगे तो बच्चों, और आप जो बनना चाहते हैं उसके पाथ पे बढ़ेंगे तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी. सो बच्चों इंटरेस्ट को फॉलो करना है, सक्सेस इवेंचुअली मिल ही जाएगी. राइट. चलो, now I welcome you all to my series Crack Social Science, and today I'll be discussing the third part of the second chapter of economic sectors of Indian economy. तो बच्चों I hope first part, second part जिस पर हमने डिस्कस किया the first classification of economic activity by primary sector, secondary sector and tertiary sector समझ में आ गया है. I hope अब कोई डाउट्स नहीं रहे, क्लैरिटी मिल गई है. And today I'll be discussing the remaining two classifications, other two classifications, और ये chapter हमने बना लेना है strong. Right. So give me a thumbs up so that I can quickly start with today's chapter. Yes. तो बच्चों the second classification of economic activity is by the organized sector and unorganized sector. बच्चों बहुत सिंपल है, क्लैरिटी मिलने वाली है. And the question that I have mentioned, इसका आंसर भी मिलने वाला है. The question is compare the employment conditions prevailing in the organized and unorganized sector. क्या क्या employment conditions हैं, organized sector में कैसी employment conditions है, unorganized sector में कैसी employment conditions है, इसका आंसर बच्चों अभी आपको मिलने वाला है. राइट. So बच्चों the first category is organized sector. इसको हम पहले डिस्कस कर लेंगे and then we'll be moving on to the unorganized sector under the second classification of economic activity, which is classified into two sectors, organized sector and unorganized sector. Right. So organized sector के अंदर बच्चों the first point, it includes the place of work. बच्चों वो वाली जगह जहाँ the companies or the industries where there is regular terms of employment. बच्चों employment terms regular हैं. Any company, any place of work where there is a regular terms of employment and assured work. कि काम तो मिलेगा ही मिलेगा. ऐसा ना हो किसी शॉप में आज काम है, कल को कोई नहीं आया, शॉप कीपर ने स्टाफ को हटा दिया, आधे स्टाफ को हटा दिया कि चलो आज आप जाओ, कल आ जाना जब हमारे पास काम एक्स्ट्रा आ जाएगा. ऐसा नहीं है बच्चों. देयर इज एन एश्योरिटी ऑफ वर्क एंड देयर इज अ रेगुलर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग कंडीशंस. रेगुलर कंडीशंस है कि इतने से इतने काम करना है, 9 to 5 और वॉट एवर टाइमिंग्स. The timings are fixed, the holidays are fixed कि Saturday, Sunday whatever the holidays are, ये आपको छुट्टी मिलेगी, ये आपको timing conditions हैं. The timings are this for your working and बच्चों everything is fixed. सारे जो 52 weeks में कितनी छुट्टियां मिलेंगी, so सारी terms and conditions properly defined है to the employer or to the employee or to the worker. So the sector, any place of work with regular terms of employment and there is an assurity of work. बच्चों assurity है
काम की। कैसे श्योरिटी है? सेकंड पॉइंट, दे आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, द कंपनीज दे आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। बच्चों गवर्नमेंट के ने जो लॉ बनाया है उसमें रजिस्टर्ड है दीज कंपनीज एंड दे हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बच्चों गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। सो दो कंपनीज who are registered with the government and have to follow its rules and regulations, they fall in the category of organized sector। समझ में आया? So कौन कौन सी हैं बच्चों एग्जाम्पल्स? Government employees, they all fall in the category of organized sector। The registered, as I said, registered industrial workers, the village health workers, बच्चों जिनकी terms and conditions defined है, टर्म्स एंड कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस डिफाइंड है एंड देयर इज एन एश्योरिटी ऑफ वर्क, एश्योरिटी है काम की, वो फॉल करती है अंडर द ऑर्गेनाइज सेक्टर, राइट। थर्ड पॉइंट बच्चों, द वर्कर्स और वी कैन से एम्प्लॉयज, दे एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बच्चों एश्योर्ड वर्क है, सिक्योरिटी है काम की। दे वर्कर्स, दे वर्क ओनली फॉर फिक्स्ड आवर्स, फिक्स्ड आवर्स के लिए उन जब व्हेन दे join any company, when the employees join any company or the worker join any factory, तो बच्चों फिक्स आवर्स बता दिए जाते हैं, इतने आवर्स के लिए आपने काम करना है। एंड इफ एनी वर्कर और एनी एम्प्लॉय वर्क फॉर एक्स्ट्रा आवर्स, दे आर गिवन ओवर टाइम वेजेस, ओवर टाइम सैलरी दी जाती है। बच्चों अगर किसी ने एक्स्ट्रा टाइम के लिए काम किया तो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स के लिए सैलरी दी जाएगी, ओवर टाइम सैलरी या ओवर टाइम वेजेस कह देते हैं, राइट। समझ में आया? वर्कर्स की को डिफाइंड है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, वर्किंग कंडीशंस डिफाइंड है, वर्किंग आवर्स डिफाइंड है, श्योरिटी ऑफ वर्क है, रेगुलर वर्क है। बच्चों रेगुलर वर्क है, ऐसा नहीं है कि आज आए कल नहीं बुलाया, 3 days फिर आए फिर 5 days नहीं बुलाए, ऐसा नहीं है। देयर इज अ श्योरिटी ऑफ वर्क, रेगुलरिटी इन वर्क, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट, द एम्प्लॉयज रिसीव सेवरल बेनिफिट्स। बच्चों बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं जिसके अंडर वो काम करते हैं, जिस कंपनी के अंडर वो काम करते हैं। द एम्प्लॉयर गिव मेनी बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज, जैसे कि पेड लीव दी जाती है, अगर छुट्टी लेंगे, एक्स्ट्रा छुट्टी लेंगे तो उनको पेड लीव भी दी जाएगी, प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, ग्रेचुटी दिया जाता है। तो बच्चों पोस्ट रिटायरमेंट या आफ्टर लीविंग दी कंपनी उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, राइट। सो बच्चों द कंपनीज जिसमें एश्योरिटी ऑफ वर्क है, रेगुलर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दे आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड दे एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑल दोज कंपनीज और इंडस्ट्रीज फॉल इन दिस कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर। समझ में आया? सिंपल है बच्चों, आई होप क्लैरिटी मिल गई है, right। So बच्चों now second part is sector is the unorganized sector। एक तो था organized sector, now is the unorganized sector। unorganized sector में बच्चों क्या आएंगे? the street sellers, उनको कोई श्योरिटी नहीं है काम की, कोई रेगुलर वर्किंग आवर्स वेजेस नहीं है, फिक्स नहीं है, उनकी मर्जी उन्होंने जो काम करे। डोमेस्टिक वर्कर्स उनको दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। द रिक्शा पुलर्स, द लेबरर्स, द फार्मिंग, स्ट्रीट सेलर्स, they all fall in the category of unorganized sector। समझ में आया बच्चों? Now बच्चों the points, the employment conditions कैसी हैं unorganized sector में, ये अब जान लेते हैं। The first point, it includes the small and scattered units। बच्चों छोटे small and scattered units, they are scattered mainly outside the government control। बच्चों गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है, they are not registered with the government, which is इसका मतलब ये है, राइट। सो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दे आर स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स एंड आउटसाइड द गवर्नमेंट कंट्रोल। सो बेसिकली वहां पर सिंस दे आर आउटसाइड द गवर्नमेंट कंट्रोल, सो सेकेंड पॉइंट, द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट सिंसियरली फॉलोड। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बच्चों सिंस द कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज दे आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, इसलिए बच्चों उनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, दे आर आउटसाइड द गवर्नमेंट कंट्रोल, इसलिए बच्चों द सेकंड पॉइंट, द रूल्स एंड रेगुलेशंस सिंसियरली फॉलो नहीं होते, दे आर नॉट सिंसियरली फॉलोड एज दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, राइट। समझ में आ गया? सिंपल है। थर्ड पॉइंट बच्चों, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर्ड। बच्चों कोई सिक्योरिटी नहीं है, कारपेंटर्स को आज बुलाया कल नहीं काम है, पेंटर्स को आज बुलाया
कल नहीं काम है, बाय बाय। सो बच्चों जितनी देर के लिए काम है आप उतनी देर के लिए बुलाते हैं, और रेगुलर वर्किंग वर्किंग वो नहीं देते, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली जाती है। समझ में आया, क्लैरिटी मिल गई। सो एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर्ड, पर्सन कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम विदाउट अ रीजन, काम नहीं है चलो बाय बाय, राइट। सो ये कंपनीज और ये सेक्टर्स, द यूनिट्स विच आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड विच डू नॉट हैव एनी फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये आ जाते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जहां पर बच्चों एम्प्लॉयज और वर्कर्स को सिक्योरिटी नहीं है। दे कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम एंड जॉब्स आर लो पेड, बच्चों लो पेड जॉब्स हैं एंड दे आर नॉट रेगुलर, वी कैन सी दैट नाउ, राइट। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों, नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडे, सिकनेस लीव। बच्चों ये प्रोविजंस कैसे मिलेंगे जब उनको श्योरिटी ही नहीं है काम की, जब when they are asked to leave any time and with they do not have the fixed working hours नहीं है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, and they do not have assurity of work, तो बच्चों एक्स्ट्रा बेनिफिट्स तो दूर की बात है। सो नो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, द प्रोविजंस which are being given in the organized sector, जैसे कि ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडे, सिकनेस लीव, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयज और वर्कर्स को दिया जाता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आया, सो फार सो गुड। Now बच्चों, how can we protect workers in the unorganized sector? वर्कर्स जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, एम्प्लॉयज वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनको कैसे प्रोटेक्शन देनी है। सो बच्चों पहले जानना जरूरी है कि who needs to be protected, किनको प्रोटेक्ट करना है, कौन से लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं, एंड who needs to be protected, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट बच्चों, अगर रूरल एरियाज की बात करी जाए, इन रूरल एरियाज इट मेनली कंप्राइजेस लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, लैंडलेस लेबर, जिन जो किसी और के एग्रीकल्चर लैंड में काम करते हैं, उनकी अपनी लैंड नहीं है। द लेबरर्स हु वर्क इन somebody else एग्रीकल्चर लैंड, दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड। एग्रीकल्चर लैंडलेस लेबरर्स, small marginal farmers, the sharecroppers, artisans, they need to be protected in rural areas। लेकिन बच्चों इन अर्बन एरियाज की बात की जाए तो कौन किसको प्रोटेक्शन चाहिए, कौन लोग आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर? इट इंक्लूड्स द वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बच्चों विच आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट एंड विच डू नॉट फॉलो एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो वाले बच्चों स्मॉल स्केल यूनिट्स के वर्कर्स को प्रोटेक्शन चाहिए। वेंडर्स, लोड वर्कर्स, रैग पिकर्स, कैजुअल वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन ट्रेड एक्सेट्रा, आई होप बच्चों ये समझ में आ गया है, दे नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड एंड दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, राइट। एंड बच्चों अपार्ट फ्रॉम द प्रोटेक्शन बच्चों एक सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी होता है with the workers who belong to scheduled caste, scheduled tribe and backward communities। तो बच्चों अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर प्रोटेक्शन उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन से भी प्रोटेक्शन चाहिए। तो थर्ड पॉइंट, बिसाइड्स मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स फ्रॉम द scheduled caste, scheduled tribes and backward communities, they face social discrimination। बच्चों सोशल डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है and that needs to be also taken care of, right। Now बच्चों, how can government protect workers in the unorganized sector? कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं to the people working, employees or workers working in the unorganized sector? First point, the government can fix minimum wage rate and working hours of workers in industries। जो बच्चों small scale units में workers और employees work कर रहे हैं, उनको fix उनकी wage rate कर सकते हैं, law लेके आ सकते हैं to protect the workers and employees in the small scale units। तो बच्चों फिक्स मिनिमम वेज रेट फिक्स कर सकते हैं कि हर वर्कर को इतनी मिनिमम वेज रेट तो फिक्स है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, सो दैट दे आर नॉट लो पेड ना हो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जो कि बहुत ज्यादा होता है। वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज आर जनरली लो पेड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट गवर्नमेंट कैन फिक्स मिनिमम वेज रेट फिक्स कर दे एंड द वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स, फिक्स वर्किंग आवर्स कर दे एंड सो दैट देयर इज एन एश्योरिटी ऑफ वर्क, राइट। सो क्या इससे क्या होगा, एश्योर जॉब सिक्योरिटी बाय लेबर लॉज लेकर आ जाए टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। समझ में आया, क्लैरिटी मिल गई।
सेकेंड पॉइंट, द चीप लोन्स कैन बी गिवन टू द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। जैसे मैंने बोला, बहुत से वेंडर्स हैं, आर्टिसंस है, फार्मर्स हैं, हु आर वर्किंग ऑन देयर ओन। तो बच्चों जिनको खुद के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, दे आर ऑल्सो नॉट रजिस्टर्ड। सो बच्चों, द चीप लोन्स कैन बी गिवन टू द सेल्फ एम्प्लॉयड लाइक आर्टिसंस, फार्मर्स, सो दैट बच्चों उनको प्रोटेक्शन मिल पाए। राइट, सिंपल है। थर्ड पॉइंट, बेसिक नेसेसिटी सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड कैन बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स। बच्चों, सिंस वर्कर्स आर लो पेड, वी हैव सीन दैट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देयर इज not and good assurity of job, regular terms and conditions नहीं है। So government can provide these basic facilities ताकि बच्चों उनके expenses on these things minimal हो सके। और expenses जो necessity services हैं, जो सबको चाहिए लोगों को, every people of the each person of the country requires it। तो बच्चों basic necessity services जैसे education, health, food, basic services provide करी जा सकती है, government provide कर सकता है to the workers, सो दैट बच्चों उनके जो लो वेज है, दैट वहां पर जो एक्सपेंसेस उनके इस बेसिक नेसेसिटी सर्विस के रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो मिनिमल हो सके, वो उनके कम हो सके। राइट, that way government can provide protection to those people, to the workers and employees who are low paid। right, and last point बच्चों, government can provide adequate support, the कैसे बच्चों, to aid small industries और farmers in production। जहां पर बच्चों farmers को, small industries को, जहां पर workers और employees ज्यादा employees हैं, involved हैं, उनको बस बेसिकली उनकी यूनिट्स को प्रमोट करेंगे तो वहां पर उनके वर्कर्स को भी सिक्योरिटी मिल जाएगी, उनके वर्कर्स को भी रिलेटिवली गुड पे मिल जाएगा। अगर वो यूनिट, स्मॉल स्केल यूनिट्स की प्रोडक्शन बूस्ट होगी या फार्मर्स के बच्चों आउटपुट बूस्ट होगा, तो वहां पर जितने लैंडलेस लेबरर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं फार्म एग्रीकल्चर लैंड में, उनको एश्योरिटी ऑफ वर्क मिल जाएगा। राइट, सो गवर्नमेंट कैसे एडिक्वेट सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है टू द स्मॉल यूनिट्स एंड फार्मर्स, चीप रॉ मटेरियल्स दे सकती है, इट कैन जनरेट मोर डिमांड एंड क्रेडिट फैसिलिटीज दे सकती है। बच्चों फाइनेंसिंग के थ्रू सपोर्ट कर सकती है, रॉ मटेरियल्स, सस्ते रॉ मटेरियल्स, चीप रॉ मटेरियल्स ऑफर कर सकती है, एंड ऑल्सो इट कैन जनरेट, इट कैन बूस्ट द डिमांड को अगर वो बूस्ट करा जाए, इंडस्ट्री स्मॉल के यूनिट्स की जो प्रोडक्शन है उसको प्रमोट किया जाए, तो बच्चों अगर यूनिट्स को बूस्ट मिलेगा, अगर यूनिट्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो वहां पर जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनको ऑटोमेटिकली उनको सिक्योरिटी मिल जाएगी। सो दिस वे दीज आर द 4 पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन हाउ द वर्कर्स एंड वर्कर्स कैन गेट प्रोटेक्शन इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। राइट, क्लैरिटी मिल गई बच्चों, सिंपल है, समझ में आ गया होगा आई होप। विद दिस बच्चों फर्स्ट सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर है। इस छोटा सा सेकंड क्लासिफिकेशन के बारे में यू जस्ट नीड टू नो ओनली दैट मच अबाउट द सेकंड क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बच्चों क्या कंडीशंस रहती हैं, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं। और बच्चों अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सिंस द वर्किंग कंडीशंस आर नॉट सो वेल फॉर द वर्कर्स, नॉट सुटेबल फॉर द वर्कर्स, तो बच्चों उनको वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्शन देनी है इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, द वर्कर्स वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनको कैसे प्रोटेक्शन देनी है। तो आई हैव मेंशन द 4 points। Right, so you need to know only this much about the second classification of economic activity by organized sector and unorganized sector. Right, now we will be moving on to the third classification. बच्चों the third classification is by the public sector and private sector. I hope इसका सबको पता है। Public sector refers to government and private sector refers to private parties, private companies, right? So बच्चों private sector और public sector कैसे classify कर सकते, कैसे distinguish होते हैं? The sectors, as I mentioned, they are classified on the basis of Who owns assets? बच्चों assets किसके पास है? जो अगर रेलवेज की बात करते हैं तो रेलवे के assets किसके पास हैं? पब्लिक सेक्टर के पास। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनीज जो चला रही हैं उनके एसेट्स प्राइवेट कंपनीज के पास है, इसलिए दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्राइवेट सेक्टर। राइट, सो गवर्नमेंट के पास अगर मैक्सिमम एसेट्स हैं तो वो बन जाएगा पार्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर, एंड अगर प्राइवेट कंपनीज ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स दे बिकम अ पार्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। तो आई होप पब्लिक प्राइवेट में समझ आ गया है। एंड सो the 6 sectors, they are classified on the basis of who owns assets
एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज. सर्विसेज कौन ऑफर करेगा, ये डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करेगा कि वेदर दैट ऑर्गेनाइजेशन, वेदर दैट यूनिट इज अ पब्लिक सेक्टर और अ प्राइवेट सेक्टर, राइट. So I hope अभी और क्लैरिटी मिलने वाली है. We'll be discussing both the sectors in detail. So we'll start with the public sector. but जो public sector के अंदर points, the first point, as I just said, public sector कौन रन करेगा, गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स. बच्चों एसेट्स किसके पास होंगे, गवर्नमेंट के पास होंगे. गवर्नमेंट विल ओन मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल द मेजर सर्विसेज. मेजर सर्विसेज कौन ऑफर कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है. इसलिए बच्चों दैट ऑर्गेनाइजेशन और दैट यूनिट बिकम अ पार्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर. समझ में आ गया. जैसे रेलवेज, रेलवेज किसके पास है बच्चों, रेलवे इज प्योरली इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट. तो इसलिए बच्चों रेलवे becomes a part of public sector. The post office also becomes the part of public sector, right? And second point बच्चों, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का क्या ऑब्जेक्टिव है. We all know that purpose is not just to earn profit. बच्चों प्रॉफिट अर्निंग उनका सोलो मोटो नहीं होता है पब्लिक सेक्टर का, बट their main motive is public welfare. Since our country is a democratic country and the government is formed for the welfare of the people, for the people, by the people, of the people, government of the people. So बच्चों it becomes the responsibility of the government to ensure the welfare of the people of the country. So इसलिए बच्चों पब्लिक सेक्टर कंपनीज, जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, the main motive is not just to earn profit but to ensure public welfare. समझ में आ गया. The points under this, the government raises, गवर्नमेंट कैसे पैसे अर्न करती है बच्चों, कैसे खर्चे करती है. अगर पब्लिक वेलफेयर है उनका मोटो, प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, तो बच्चों गवर्नमेंट को कैसे पैसे आते हैं. वी ऑल नो दैट गवर्नमेंट रेजेस मनी बाय टैक्सेस टू मीट द एक्सपेंसेस. टैक्सेस के थ्रू बच्चों एक्सपेंसेस को केटर करा जाता है. एंड गवर्नमेंट बच्चों क्या इंश्योर करेगी, इट इंश्योर्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स एक्सेट्रा टू ऑल. तो पब्लिक वेलफेयर के अंदर बच्चों ये सर्विसेज आ जाती हैं. तो गवर्नमेंट इंश्योर्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड्स टू ऑल. ये गवर्नमेंट अंडरटेक करती है. सो आई होप गवर्नमेंट के अंदर जो आपको वर्क है समझ में आ गया है, पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड वर्क है. एंड द ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूनिट्स आर मेंट टू सर्व पीपल, टू इंश्योर देयर पब्लिक वेलफेयर, बट एंड देयर मेन मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, राइट. एंड थर्ड पॉइंट, अ नंबर ऑफ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड ओनली बाय द गवर्नमेंट. बहुत सी सर्विसेज हैं बच्चों जो सिर्फ गवर्नमेंट ही ऑफर करती है. क्यों करेगी बच्चों, इसलिए बिकॉज ईदर huge money is required beyond the capacity of private sector, या तो बच्चों उसमें बहुत सा खर्चा होता है. अगर सबको वाटर सप्लाई करना है अक्रॉस दी कंट्री, सबको फ्री वाटर या फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज ऑफर करनी है, रोड सबके लिए कंस्ट्रक्ट करनी है. अगर फ्री नहीं भी है तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी सबको पहुंचे पूरे अक्रॉस इंडिया, इट रीचेस एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड वाटर इज सप्लाई टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री. रोड सबके लिए बने, तो बच्चों इसके लिए खूब एक्सपेंसेस लगते हैं, खूब खर्चा होता है. सो ह्यूज मनी इज रिक्वायर्ड विच इज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर इतना खर्चा नहीं कर सकता, इसलिए बच्चों प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व्स इन प्रोवाइडिंग दिस, पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व्स इन प्रोवाइडिंग दिस सर्विस. गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है जो बेसिक सर्विसेज है और जिसपे प्राइवेट सेक्टर इतना खर्चा नहीं कर सकता. और इट मे और प्राइवेट सेक्टर मे चार्ज हाई फॉर दी सर्विसेज. अब पब्लिक सेक्टर ही क्यों वो सर्विसेज ऑफर करती है, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होगा तो वो ज्यादा सर्विसेज के चार्जेस लेगा. जो भी सर्विसेज ऑफर करेगा, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी सबको दे रहा है या वाटर सप्लाई टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, तो बच्चों वो चार्जेस लेगा, कंसिडरेबल चार्ज लेगा प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर का मोटो होता है प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट, जो कि पब्लिक सेक्टर का नहीं होता, जो कि गवर्नमेंट का मोटो नहीं है, गवर्नमेंट का एम नहीं है. गवर्नमेंट का एम है पब्लिक वेलफेयर. इसलिए बच्चों मोस्ट ऑफ द सर्विस, द बेसिक सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट सो दैट इट रीचेस ऑल द पीपल.
पीपल एट दी फेयर रेट, सस्ते रेट पे सबको सर्विसेज ऑफर की जाए, और इसलिए बच्चों प्राइवेट सेक्टर इसमें इंटरफेयर नहीं करता। या तो प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी के बियॉन्ड है, या फिर प्राइवेट सेक्टर सब्सटैंशियल रेट चार्ज करेगा टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द पीपल, या अगर रोड कंस्ट्रक्ट किए तो उसके लिए बच्चों ज्यादा चार्जेस लेगा। इसलिए बच्चों पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व्स इन प्रोवाइडिंग दीज बेसिक सर्विसेज, पब्लिक सेक्टर बेसिक सर्विसेज देता है। राइट, आई होप पब्लिक सेक्टर समझ में आ गया है, क्लैरिटी मिल गई है, सिंपल है। And now we will be moving on to the private sector. Private sector, we all can understand. In first point, the private sector, the ownership of assets and delivery of services is in the hands of private individuals or companies. तो ownership किसकी है? Assets की ownership किसके पास है? प्राइवेट लोगों के पास है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज और कंपनीज, इंडिविजुअल्स और कंपनीज। और जैसे कि वी ऑल नो द टॉप प्राइवेट कंपनीज, रिलायंस, टाटा, अडानी, दे आर ऑल प्राइवेट कंपनीज। आई होप इसके बारे में सबको पता है, क्लैरिटी मिल गई है। राइट, सो सेकंड पॉइंट, इनका मेन मोटिव क्या है बच्चों? प्राइवेट कंपनीज क्यों चलाई जाती हैं बाय पीपल? प्राइवेट कंपनीज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स मेन पर्पस इज जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही इनका मेन मोटिव है। पब्लिक वेलफेयर इनका मेन मोटिव नहीं है, जो कि पब्लिक सेक्टर का है, जो कि गवर्नमेंट का है। प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव इज जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। सो एक्टिविटीज बच्चों, कोई भी एक्टिविटीज प्राइवेट सेक्टर अंडरटेक करेगा, दे आर इवेंचुअली गाइडेड, फाइनल उनका मेन पर्पस क्या होता है? दे आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना ही उनका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो ऑल द एक्टिविटीज, जो भी वो एक्टिविटीज ले करेंगे, अंडरटेक करेंगे, दे आर ऑल गाइडेड बाय दी ओनली वन मिशन, एक ही बच्चों ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट अर्न करना है। राइट, आई होप इस पे कोई डाउट नहीं है। राइट, now बच्चों, the question which I hope you all can very well answer, but I'll be discussing this. There are several things needed by the society as a whole. Basic services, बहुत सी चीजें हैं जो society को चाहिए। In the light of the statement, explain as to who can provide them at a reasonable cost. कौन बच्चों बेसिक एसेंशियल सर्विसेज रीजनेबल कॉस्ट पे लोगों को दे सकता है? We all, I hope you all now can tell me the answer. The private sector or the public sector, and why? Now the answer we all can now say, yes, public sector offer the basic essential services to the people at a reasonable cost, बच्चों fair cost। अगर private sector interfere करेगा तो he will charge high rates, because private sector का main objective क्या है? To earn profit. So first point, private sector cannot offer several things at a reasonable cost। बच्चों बहुत सी चीजें reasonable cost पे नहीं offer कर सकता, as it is mainly guided by the motive to earn profits। इनका मेन मोटिव क्या है प्राइवेट कंपनीज का? टू अर्न प्रॉफिट। राइट, सो रीजंस क्या है बच्चों? रीजंस इंक्लूड, फर्स्ट पार्ट, why private sector is not able to offer these services to the people. So first point, first reason becomes the private sector, it tends to ignore balanced growth, equality of income and development of basic industries। तो बच्चों प्राइवेट सेक्टर को तो जहां पर फायदा होगा वो वही काम करेगा, वो उसी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगा। बेसिक इंडस्ट्री जैसे आयरन स्टील, तो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, अगर प्राइवेट कंपनी को उस पर फायदा नहीं हो रहा है तो व्हाई वुड ही रन दैट कंपनी, व्हाई वुड ही रन दैट इंडस्ट्री? तो प्राइवेट सेक्टर्स बच्चों टेंड्स टू इग्नोर द बैलेंस ग्रोथ, कि कंट्री की ग्रोथ के लिए कुछ जरूरी है, उन्होंने सिर्फ अपना प्रॉफिट देखना है। इसलिए बच्चों प्राइवेट सेक्टर, एज आई सेड, टेंड्स टू इग्नोर द बैलेंस ग्रोथ एंड ही वुड नॉट इंश्योर कि देयर इज इक्वालिटी ऑफ इनकम, एंड ही वुड इग्नोर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट को कंसिडर नहीं करेगा प्राइवेट सेक्टर, बिकॉज मेन ऑब्जेक्टिव है सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग, और जहां से प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट मिल रहा है, ही वुड रन, प्राइवेट सेक्टर वुड रन ओनली दैट इंडस्ट्री। राइट, सो बच्चों कंट्री के वेलफेयर को, अभी कंट्री का वेलफेयर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आ जाता है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आ जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। तो इसलिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बैलेंस ग्रोथ, इक्वालिटी ऑफ इनकम एंड डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज विच आर मस्ट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट ओवरऑल। तो बच्चों ये प्राइवेट सेक्टर इसको इग्नोर कर देता है। राइट,
सेकेंड पॉइंट, प्राइवेट सेक्टर चार्जेस इंक्लूड प्रॉफिट मार्जिन। बच्चों अगर कोई भी सर्विसेज ऑफर करेगा तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड करेगा, अनलाइक गवर्नमेंट हु विल चार्ज ओनली अ रीजनेबल रेट। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, कोई बेसिक चार्ज, कोई भी बेसिक सर्विसेज ऑफर करनी है तो हाफ एक्सपेंस गवर्नमेंट अपने ऊपर बेयर करेगा और हाफ एक्सपेंसेस गवर्नमेंट लोगों से लेगा। सो गवर्नमेंट विल चार्ज ओनली अ रीजनेबल रेट, unlike private companies who would add their profit margins, जो अपना profit margin भी add करेंगी and then would offer the services to the people। और government ऐसा नहीं करेगा, government would bear some of the expenses through by its own। कुछ expenses government खुद bear करेगा और खुद कुछ expenses government लोगों जिनको services offer कर रहा है उनसे लेगा। Right? I hope that's the reason why private sector cannot indulge in providing all these services. Now, the last point, it is difficult for private sector to collect money from thousands of people. जिनको thousands of people जिनको services देनी है, उनसे पैसे लेने भी है, it becomes difficult for the private companies to collect money from thousands of people. ये बच्चों ये challenges हैं, इसलिए बच्चों it becomes the responsibility of the public companies, the public units, the government to provide basic essential services to the people at a reasonable rate. I hope clarity मिल गई है, समझ में आ गया है, right? So बच्चों now the last topic, the responsibilities of government। गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। प्राइवेट सेक्टर तो बच्चों नहीं कर पाएगा, प्राइवेट सेक्टर का तो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना। सो द बेसिक सर्विसेज, द ऑल द नेसेसिटी सर्विसेज आर ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड बच्चों फर्स्ट पॉइंट, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड एक्सेस ऑफ बेसिक फैसिलिटीज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, रेलवेज टू ऑल। ये सबको चाहिए बच्चों, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सबने करना है, तो बच्चों ये बेसिक फैसिलिटीज है, ये सबको चाहिए। तो ये दिस शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल एंड एट अ रीजनेबल रेट। सबको दी जाए एट अ रीजनेबल रेट सो दैट all the people of the country can have access to these basic facilities। सब इसको ले पाए, इसको यूज कर पाए, इसलिए बच्चों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है that government provide access of basic facilities like health, education, railways to all and assure its smooth functioning। बच्चों सेटअप कर दिया आपने, हेल्थ हॉस्पिटल खोल दिया, एजुकेशन गवर्नमेंट ने स्कूल्स खोल दिए, लेकिन बच्चों उसको रन करना भी जरूरी है, उसको एफिशिएंटली रन करना भी जरूरी है कि वहां पर लोग स्टूडेंट्स अगर स्कूल खोले हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स खोले हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स पढ़ पाए, वहां पर एजुकेटेड टीचर्स आए और स्टूडेंट्स को स्कूलिंग मिले, अच्छी एजुकेशन मिले। ये नहीं हो कि बच्चों वहां पर कंडीशन ही सूटेबल ना हो गवर्नमेंट स्कूल्स में कि वहां पर बच्चे पढ़ पाए। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले हैं तो वहां पर भी बच्चों बेसिक फैसिलिटी सब लोग ऑफर कर पाए। सो बच्चों इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग भी, अगर कुछ भी खोला है, कुछ भी सेटअप किया है गवर्नमेंट ने, तो उसकी स्मूथ फंक्शनिंग को भी इंश्योर करना है। इट ऑल्सो बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, राइट? एंड सेकेंड पॉइंट, अंडर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर द ह्यूमन डेवलपमेंट। बच्चों ह्यूमन डेवलपमेंट आई होप आप सबको समझ में आ गया है, डेवलपमेंट चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो बच्चों गवर्नमेंट ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंश्योर करना है, कैसे? सोशल पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज फॉर पुअर, फूड एंड न्यूट्रिशन टू ऑल, सबको फूड और न्यूट्रिशन देना बनता है। सो बेसिक फैसिलिटी सबको देनी है सो दैट सबकी ह्यूमन डेवलपमेंट हो पाए, राइट? एंड बच्चों ये तो था गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, द फर्स्ट पॉइंट, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन बच्चों यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि गवर्नमेंट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं ले सकता है। गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करना है कि वो भी कुछ टास्क ले, कुछ ऑफ सर्विसेज ऑफर करे सो दैट देयर इज अ गुड कंपटीशन। एंड बच्चों जो गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर किए जा रहे हैं टू द पीपल ऑफ द कंट्री, दे आर गुड, वो स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज ऑफर की जाए बाय द प्राइवेट सेक्टर। इसलिए बच्चों ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करना है अपनी कंट्री में। सो सेकेंड पॉइंट, बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू इंकरेज द प्राइवेट सेक्टर
sector to continue business, कि वो अपना प्राइवेट सेक्टर डिमोरलाइज ना हो जाए कि गवर्नमेंट सेक्टर ही सारी सर्विसेज ले रहा है, पब्लिक सेक्टर ही सब में सारी जगह एंगेज्ड है. सो बच्चों उनको भी सूटेबल बिजनेस एनवायरनमेंट देना है, प्राइवेट सेक्टर को भी सूटेबल एनवायरनमेंट देना है. सो सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट becomes to encourage private sector to continue business by providing favorable industrial policies and suitable environment. बच्चों suitable environment देना है and favorable industrial policies देनी है, so that the private companies also grow in the country. बच्चों वो भी अपना they are well established in the country, right? So बच्चों favorable industrial policies और suitable environment कैसे दिया जा सकता है? By lower tax rates, उन पर tax rates कम लगाए जाएं, providing cheap electricity, since most of the some of the industries require good amount of electricity. तो बच्चों अगर गवर्नमेंट उनको cheap electricity सप्लाई करेगा तो वो उनको प्रोडक्शन उन इंडस्ट्रीज की बूस्ट होगी, राइट. सेकंड पॉइंट अंडर द encouraging private sector, bear production cost to assure their profitability. बच्चों प्राइवेट सेक्टर की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको गवर्नमेंट अगर बियर करे, उनको बाय गिविंग देम सब्सिडीज और बाय गिविंग देम लो कॉस्ट रॉ मटेरियल्स, इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पे सप्लाई करे तो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट को गवर्नमेंट बियर कर लेगा. सो अगर गवर्नमेंट बियर करेगा दैट वुड इंश्योर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट कंपनीज एंड दैट वुड पुश देम टू ग्रो मोर. तो बच्चों वो अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ा सकेंगे, एक्सपैंड कर सकेंगे अपना स्केल. सो इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट नॉट जस्ट टू केटर टू द पब्लिक and provide services to the for the welfare of the people, but also to support the private sector. बच्चों प्राइवेट सेक्टर का होना भी कंट्री में इक्वली जरूरी है. सो बच्चों प्राइवेट सेक्टर को भी फेवरेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज देनी है, सुटेबल एनवायरनमेंट देना है, सो दैट उनका प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ पाए और उनकी प्रोडक्शन ऑफ स्केल इंप्रूव हो पाए, एनहांस हो पाए, इंक्रीज हो पाए, राइट. So बच्चों that's the end of this chapter. I hope the two classifications that I discussed today, second classification was by organized sector and unorganized sector, and third classification was by public sector and private sector. बच्चों बहुत सिंपल था, I hope clarity मिल गई है, right? So that's the end of this chapter and I shall see you very soon with the next session. Till then, goodbye, take care and keep smiling. Bye bye.